नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस प्रिपरेशन। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट। बच्चों, आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया, बेसिक चीजें बताई। आज इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये दूसरा लेक्चर होगा। तीसरे लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, आपका चाहे नीट का एग्जाम हो, आपका सीयू सेट का एग्जाम जो भी प्रपोज्ड है, ठीक है, नोटिफिकेशन आना धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, हम सब वेट कर रहे हैं उसका। तो आपका कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, 12th लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, बायोलॉजी में यहाँ से छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। आपको एग्जाम्पल्स अगर याद है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सारी चीजें बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, कई चीजों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एक बार पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसको सॉल्व करेंगे, उसको एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से और फिर फर्दर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा प्यारा सा लेक्चर है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ठीक है, बच्चे कंप्लेन करोगे तुम लोग, सर रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर, बटा मेरे एंड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मेरा जो कॉलेज है बस्ती में, ठीक है, थोड़ा वाईफाई की मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, मेन सिटी से कॉलेज थोड़ा सा जाके कंट्री साइड में है, थोड़ा सा गाँव वाले एरिया में है, तो वाईफाई की जो कनेक्शन है, ठीक है, वो मुझे लेने में टाइम लग रहा है। तो आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, मैं तुम लोगों से माफी मांग रहा हूं। ठीक है, बट कुछ कुछ दिनों की बात है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन चलने लगेंगी, लाइव लेक्चर्स चलने लगेंगी, तब और मजा आएगा। मजा इस लेक्चर में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो चैप्टर इजी है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा, बस उनको ध्यान देना। ठीक है, एंड जल्दी से जल्दी कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम है अपने पास, ये नहीं कि सर सिलेबस कब खत्म होगा। देखो, जहां तक हमारी पूरी टीम का अंदाजा है या जो भी है, तो आपका सीयू सेट का पेपर जो होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली जून एंड में या जुलाई में होगा। ठीक है, ज्यादा चांसेस है कि जुलाई में होगा। तो जुलाई में होगा तो उसके हिसाब से बेटा देखो आराम से थोड़ा चलेंगे, थोड़ा सा जब लास्ट में, ठीक है, हम अप्रैल और मई में जैसे जाएंगे, ठीक है, तब वहां पे लेक्चर्स का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, और तुम लोग में जोश भी थोड़ा जब आएगा, जब एग्जाम का थोड़ा प्रेशर आता है ना, जब डेट आ जाती है एक बार, तब फिर फुल स्विंग में तैयारी होगी। ठीक है, लेक्चर्स धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। स्टार्टिंग में याद होगा तुम्हें, ठीक है, नवंबर में जब स्टार्ट किया, ठीक है, तब क्या होता था, एक दिन में एक लेक्चर आता था। ठीक है, आज 6 लेक्चर चल रहे हैं, एक दिन में 5 लेक्चर, 6 लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, 6 घंटे लाइव क्लासेस चल रही है, फ्री क्लासेस चल रही हैं। आगे इसको और बढ़ा के 10 घंटे, 12 घंटे, ठीक है, लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, मजा आने वाला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अगर तुम यहाँ इस चैनल पे आ गए हो, एक बार अगर बेसिक शिक्षा पे आ गए हो, ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए। और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये बायो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तुम्हारा नीट का एग्जाम हो, अगर तुम्हें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो नीट के थ्रू ही लेना है। एमबीबीएस में एडमिशन अगर लेना है, बीएमएस में लेना है, बीडीएस में लेना है, किसी भी कोर्स में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है बच्चों, तो ये बायोलॉजी जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो सफिशियंट है। इतना आप जान रहे हो कि एनटीए सारे पेपर करा रहा है, नीट का हो, सीयू सेट का हो, बीएचयू एंट्रेंस हो, कोई भी पेपर हो एनटीए ही करवाएगा। ठीक है, एनडीए मोस्टली एनसीईआरटी पे फोकस करता है। एंड बायो की बात करो तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ लो ना अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो 95% बायोलॉजी का सिलेबस तुम्हारी एनसीईआरटी से कवर है। अब उस 95% में से अगर तुम 90% भी सही करते हो तो तुम्हारा बायोलॉजी के एंड से सिलेक्शन श्योर है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो आ रही है बेटा, वो तो तुम्हारे ऊपर है कि कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन अगर बायो में इस 95% सिलेबस में से 90% स्कोर कर ले जाते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन श्योर शॉट है। ठीक है, एंड जो रेस्ट 5% है ना, वो लेक्चर में कहीं ना कहीं वो चीज हम कवर कर देते हैं। ठीक है, एज फार माय एक्सपीरियंस गोस, लेक्चर में मैं हर एक चीज को कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई होप अब तक आप सब लोग आके जुड़ गए होंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने बताया सबसे पहले रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन यूनिट में बेटा सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन है वो किसका है। ठीक है, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन है बेटा पंचानन महेश्वरी का। ठीक है, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन है पंचानन महेश्वरी का। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी या फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने समझा, क्या क्या मैंने बताया था, एक बार रिकॉल कर लो। ठीक है, 10 मिनट लगेगा, पूरा रिकॉल कर लेते हैं एक बार, आगे चलते हैं। लेक्चर कहीं भी बात हो रहा है, ठीक है, भूल तो जल्दी जाते हो तुम लोग। ठीक है, तो देखो कुछ होते हैं गधे तरह होते हैं बच्चे। ठीक है, तो उनको एक बार फिर से बताना पड़ता है। जो स्मार्ट वाले बच्चे होते हैं उनको देखो रिविजन करना बहुत जरूरी है, तो उनको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो स्मार्ट वाले हैं वो रिवाइज करें, जो थोड़े गधे टाइप के हैं वो एक बार फिर से समझ लें।
पंचानन महेश्वरी का कंट्रीब्यूशन क्या है? फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी या फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। सबसे मेन कंट्रीब्यूशन इनका है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत लोगों का सपना होता है वहां जाने का, तो वहां पे जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है ना बेटा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, उसको वहां पे स्टैब्लिश किसने किया? पंचानन महेश्वरी जी ने किया। इसके बाद तुम्हारे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हो, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, जहां से तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, जहां से तुम्हारे एग्जाम में पेपर आ रहे हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सबसे पहले बायोलॉजी के लिए पब्लिश करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? पंचानन महेश्वरी जी का था। बहुत सारे अवार्ड्स के इन्हें नवाजा गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें क्या है? एफआरएस, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है। इसके बाद हमने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा। लाइफ स्पैन में क्या पढ़ा कि लाइफ स्पैन क्या होता है? जब से पैदा हुए हो, ठीक है, पीरियड फ्रॉम बर्थ, जन्म लेने से लेके मृत्यु तक का जो पूरा समय है उसको क्या बोल रहे हैं? लाइफ स्पैन, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी? मैंने बताया था कि लाइफ स्पैन जो है वो बॉडी साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं करता। लाइफ स्पैन जो है वो बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या है? इसके बाद है रिप्रोडक्शन। पढ़ रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे एक प्रोसेस क्या है रिप्रोडक्शन का? द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट, ठीक है, वन और टू पेरेंट गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन दो तरह का है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या चीजें हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देखो पिछली क्लास में देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को टैबुलर फॉर्म में मैंने पूरा का पूरा डिफरेंस को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। डिफरेंस पूरा एक्सप्लेन किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस आता है, ठीक है बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पहले रिकॉल करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने दो चीजें बताई थी। क्या क्या बताया था? एक मैंने बताया था रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा बताया था गैमीट फॉर्मेशन। मतलब जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो दो चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? गैमीट फॉर्मेशन होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन और गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट भी हो सकता है और दो पेरेंट भी हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है सर। और जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कर्सर कहां गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था क्लोन्स का, ठीक है। क्लोन्स के बारे में बताया था। क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स होता है बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी बनती है, मतलब एक सेल से दो सेल बनी, एग्जांपल बाइनरी फिशन, ठीक है, अमीबा का बाइनरी फिशन, एक सेल से दो सेल बनी, तो जो दोनों नई सेल बनी और जो दोनों पेरेंट सेल, ठीक है, पेरेंट सेल से दो नई सेल बनी, ठीक है, एक सेल से दो सेल बनी, तो ये जो सेल्स हैं आपस में जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, आपस में तो एकदम एग्जैक्ट एकदम एक होती हैं। जो पेरेंट सेल है, जिस सेल से वो दोनों सेल्स बनी हैं, वो भी उससे एकदम सिमिलर होती हैं, ठीक है, जेनेटिकली एकदम सिमिलर होती हैं। और ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं? ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है, क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो एक कॉमन एक पॉइंट क्या है कि कॉमन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनमें एक सेल है, ठीक है, या फिर किसमें? प्लांट्स में और एनिमल्स में जिनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है? सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है। प्लांट्स और एनिमल्स में जिनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। अब सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, साइकिल हो और मोटरसाइकिल हो तो सिंपल किसको बोलोगे, कॉम्प्लेक्स किसको बोलोगे? सीधी सी बात है, साइकिल जो है वो सिंपल है और मोटरसाइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, तो सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते गए। सिंपल सी चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगी। कॉम्प्लेक्स होने लगी, इसका रीजन क्या है कि जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, ध्यान से सुनो, इवोल्यूशन का कंसेप्ट है। सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जब हम लोग बढ़े बेटा, तब क्या हुआ कि जो भी बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रहा था, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा था, मान लो डाइजेशन हो रहा था, पाचन क्रिया हो रही थी, रेस्पिरेशन हो रहा था, ठीक है, एक्सक्रीशन हो रहा था, सर्कुलेशन हो रहा था, कोई भी चीज हो रहा था, तो जब सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गए, आगे बढ़े, जब इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, तब क्या हुआ?
जो ये प्रोसेसेस थे, कौन से प्रोसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सब ज्यादा एफिशिएंट होते गए। एफिशिएंट मतलब क्या है, मतलब कि अगर मान लो पहले 50% एफिशिएंट थे, ठीक है, तो अब 80%, 90%, 99% एफिशिएंट होने लगे। एफिशिएंट मतलब क्या है, जैसे मान लो साइकिल का ही बात करो, ठीक है, साइकिल से मोटरसाइकिल बनी। अब मोटरसाइकिल क्या और एफिशिएंट नहीं हो रही है, ठीक है, पहले पेट्रोल बाइक्स आती थी, अब क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आने लगी, इलेक्ट्रिक कार्स आने लगी, तो ये और एफिशिएंट होते जा रही है ना, ठीक है, कम पोल्यूशन कॉस्ट कर रही है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन एकदम कम कर दे रही है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, खर्चा कम पड़ रहा है, तो एफिशिएंट हो रहा है ना कोई भी चीज, एनर्जी बच रही है। वैसे ह्यूमन बॉडी को समझो आप सीधे सीधे, पहले क्या था, ठीक है, कि पहले एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती थी। सिंपल सा एग्जांपल है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से 19 टाइम्स 19 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि यहां पे 19 गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है उसी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। समझ में आया? पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी मिलता था, कितना एटीपी मिलता था, 2 एटीपी। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 या फिर 38 एटीपी, मैक्सिमम बात करें तो 38 एटीपी मिलता है। अब 36 या 38 मिलता है तो वो शटल सिस्टम का पार्ट है, जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन 2 एटीपी से 38 एटीपी तक का सफर सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो सिंप्लिसिटी से जब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गए तब ना हुआ। वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा कॉमन है, ज्यादा मिलता है, और जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते जाएंगे उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमंस की बात करो, तुम्हारी बात करो, मेरी बात करो, तो हमारे में क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है कि मान लो मेरा हाथ कट गया तो मेरा हाथ फिर से जम जाएगा, नहीं होता, ठीक है। लेकिन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है, फ्रेगमेंटेशन उसका सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, बडिंग उसका एग्जांपल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या ये सारे प्रोसेस होंगे, नहीं होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो कैसा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो जो सिंपल प्रोसेस है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो सीधी सी बात है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ही मिलेगा। अब कोई तुमसे पूछे, तुम खुद सोचो, छोटा सा एग्जांपल है, क्या कार का इंजन बाइक में लगा के चला दोगे, नहीं चला पाओगे, ठीक है। कार का इंजन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा हैवी है, तो क्या सिंपल मोटरसाइकिल में वो इंजन फिट होकर उसको काम करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस होगा, कॉस्ट एफिशिएंट होते जाएगा, और सिंपल ऑर्गेनिज्म में सिंपल चीजें चलेंगी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स चीजें चलेंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत तामझाम होता है, गैमीट बनता है, गैमीट का ट्रांसफर होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में डिवीजन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो आगे डेवलप करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक सेल था, 2 सेल बन गई, बात खत्म, कोई तामझाम नहीं, फलाना ढिमका कुछ नहीं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। So asexual reproduction will be seen in simple organisms and sexual reproduction will be seen in complex organisms. चलो आगे, आगे देखो बेटा क्या है आगे, ठीक है। आगे अब देखो पढ़ना है सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन नहीं पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक है, उसका नाम क्या है, सेल डिवीजन। जैसे कि देखो सेल डिवीजन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक, सेल डिवीजन, ठीक है। अब इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था बाइनरी फिजन और एक दूसरा क्या पढ़ा था, मल्टीपल फिजन। सॉरी, एक पढ़ा था बाइनरी फिजन और दूसरा पढ़ा था बडिंग। अब बाइनरी फिजन किसमें मिलता है, बाइनरी फिजन किसमें मिलता है, कमेंट्स में लिख देना। बाइनरी फिजन किसमें मिलता है बेटा, किसमें मिलता है, कमेंट्स में लिख देना। बडिंग, बडिंग भी बताया था, बडिंग किसमें मिलता है, एग्जांपल में कमेंट्स में लिख देना। तो सेल डिवीजन एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है सेल डिवीजन। और कहां कहां उसके 2 जगह हमने एप्लीकेशन पढ़ा, एक है बाइनरी फिजन, एक है बडिंग, ठीक है। इसके बाद ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और टाइप है, ठीक है, वो क्या है, स्पोर्युलेशन, ठीक है। क्या बेटा, स्पोर्युलेशन, स्पोर्युलेशन, ठीक है। स्पोर्युलेशन में क्या हुआ था, पहले एंसिस्टेशन हुआ था। अमीबा जो है, ठीक है, अमीबा जो है कब, अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशन में पहले उसने अपनी चारों तरफ सिस्ट बना लिया, ठीक है, एंसिस्टेशन कर लिया, फिर उसके बाद उसने मल्टीपल फिजन करके ढेर सारी अमीबा छोटी छोटी या सूडोपोडिस्पोर्स बना लिए।
और फिर उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आए तब वो सिस्ट वॉल जो था, जो सिस्ट की लेयर थी, ठीक है, जो सिस्ट की लेयर थी इस तरह से अमीबा के चारों तरफ, ठीक है बेटा, वो सिस्ट की जो लेयर थी वो टूट गई और ढेर सारे अमीबा बाहर आ गए, ठीक है। ये था हमारा आखिरी टॉपिक पिछले लेक्चर का, ठीक। स्पोरिलेशन जो है किसका एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन कब, अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एग्जांपल है बेटा, फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीधा सा एग्जांपल है बाइनरी फिशन और बर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद होना चाहिए, समझना। देखो जू स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जू स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। जू स्पोर्ट्स होते क्या है, ठीक है, जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं, अगर इनका मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ जू स्पोर्ट्स का, ठीक है, तो जू स्पोर्ट्स बेटा कुछ इस तरह के होते हैं। जू स्पोर्ट्स होते हैं बेटा कुछ इस तरह के, ठीक है। ये एक जू स्पोर है, ठीक है, क्या है, एक देखो सेल है और इसमें फ्लैजला निकला हुआ है और ये रहा इस सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका है जू स्पोर्स, ठीक है। जू स्पोर जो है ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है। ये है स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्पेशल क्यों है, ठीक है, स्पेशल क्यों है इसके बारे में समझो। इसको हम लोग स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो समझो, देखो बेटा क्या होता है ना, जैसे कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो किसमें पढ़ेंगे, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, या तो एक सेल हो या अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीपल सेल्स हैं तो उनका भी बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल हो, ठीक है। उनमें हमें पढ़ना है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का ही एक तरीका है जू स्पोर्स की मदद से। देखो क्या होता है कि मान लो कोई सेल है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो क्या करती है, मान लो अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जू स्पोर की मदद से रिप्रोडक्शन कर रहा है तो क्या करती है, वो अपना न्यूक्लियस को कंडेंस कर लेती है, ठीक है, न्यूक्लियस को कंडेंस कर लेती है, उसमें फ्लैजला बन जाता है, ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं। अब ये जो जू स्पोर जो है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में जू स्पोर बनता है। सबसे पहली बात याद रखोगे, जू स्पोर जो है मोस्टली कब बनता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में मोस्टली जू स्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो जू स्पोर है ये अनफेवरेबल कंडीशन तक सरवाइव करेगा और फिर उसके बाद जर्मिनेट करके नया सेल बना लेगा। तो मतलब ये बस एक मेथड है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें सेल्स जो है वो अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज लाती हैं। किस में चेंज लाती हैं, मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी में चेंज लाती है कोई सेल अपने अंदर, ठीक है, और जू स्पोर एक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है कैसा, ये माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, मोटाइल है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है और मोटाइल है। मोटाइल क्यों, क्योंकि इसके पास फ्लैजला है। मोटाइल इसलिए नहीं है क्योंकि मोटी सी सेल है, ठीक है। मोटाइल मतलब क्या होता है, मोटाइल मतलब होता है जो चल फिर सकता है, ठीक है। मोटाइल मतलब ये नहीं कि जो मोटाया हुआ है उसको बोलोगे मोटाइल, ठीक है। मोटाइल मतलब जो चल फिर सकता है उसको बोलोगे मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मोटिलिटी शो करता है, ठीक है। तो जू स्पोर जो है माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल है तो माइक्रोस्कोपिक ही होगा, ठीक है। मोटाइल क्यों है, क्योंकि फ्लैजला है, ठीक है। स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। किसमें मिलता है, देखो मोस्टली किसमें मिलता है, जू स्पोर जो है बेटा, ठीक है, वो किंगडम फंजाई में, किंगडम जू स्पोर जो है वो किंगडम फंजाई में और एल्गी में, ये दो जगह देखने को मिलते हैं। कहां कहां पे, किंगडम फंजाई में और एल्गी में। और कब होता है ये, अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। देखो जू स्पोर्स हो गया। अब जू स्पोर्स के बाद देखो बेटा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जब वो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे आप, ठीक है, तो वहां पे जू स्पोर्स, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है, प्लानोस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, ये सारी चीजें आती हैं। एक ही नाम याद रखना है, जू स्पोर्स। किंगडम फंजाई में भी मोस्ट कॉमन है और एल्गी में भी मोस्ट कॉमन है जू स्पोर्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक चीज आती है कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया। कोनिडिया जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, ठीक है। कोनिडिया जो है बेटा ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। और किसमें मिलता है कोनिडिया, किसमें मिलता है,
पेनिसिलियम में, ठीक है, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम क्या है? फंगस है, ठीक है, किंगडम फंजाई का एक ऑर्गेनिज्म है पेनिसिलियम, ठीक है। क्या होता है जब तुम पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो एक ऐसे डंडी रहती है, उसमें से ऐसे ब्रांचेस निकले रहते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब देखो बेटा कोनिडिया क्या होता है ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्पोर्स बनना चालू होते हैं। ये जो ब्रांचेस हैं इनके ऊपर ऐसे ऐसे स्पोर्स बनना चालू होता है, ठीक है, इससे जुड़े रहते हैं, हवा में नहीं है, ठीक है। इस तरह से बेटा इस पे स्पोर्स बनना चालू होते हैं और इन्हीं स्पोर्स को बोलते हैं कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये यहां से अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये यहां से अलग हो जाएंगे और हर एक कोनिडिया जाके एक नए सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। तो कोनिडिया भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, किसमें मिलता है? पेनिसिलियम में, ठीक है। तो देखो ये सब थोड़ी थोड़ी जो कहानी मैं बता रहा हूँ ना कि कोनिडिया इस तरह से होता है, ताकि थोड़ी सी पिक्चर बन जाए तुम्हारे दिमाग में और तुम्हें याद हो। मेन बस तुम्हें नाम याद होना चाहिए। मैच द कॉलम आएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन इधर 4 ऑप्शन इधर, कोनिडिया लिखा रहेगा, इधर जूस पोल लिखा रहेगा, ठीक है, और क्या लिखा रहेगा? ट्यूबर लिखा रहेगा, और क्या लिखा रहेगा? बल्बिल लिखा रहेगा। इधर क्या क्या रहेगा? पेनिसिलियम रहेगा, ठीक है, किंग एल्गी रहेगा, और क्या रहेगा? बल्बिल अगेव रहेगा और पोटैटो रहेगा। मैच द कॉलम करना रहेगा। तो कोनिडिया को किससे मिला दोगे? पेनिसिलियम से, बात खत्म। बस इतना सा रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी, बस इतना सा क्वेश्चन रहेगा बेटा, ठीक है, इतना सा रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक चीज है बडिंग, ठीक है। बडिंग के बारे में तो ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, बडिंग बताया हुआ है, ठीक है, किस तरह से बडिंग होता है, ठीक है, हाइड्रा में होता है बडिंग। बडिंग जो है वो हाइड्रा में हमें मिलता है देखने को। इसके अलावा बडिंग जो है वो ईस्ट में भी मिलता है, ठीक है। ईस्ट जो था वो कैसा था? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था। हाइड्रा जो है बेटा वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हाइड्रा कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेल्युलर है। कौन से फाइलम में आता है? सिलेंट्रेटा में, ठीक है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूं तो हाइड्रा बन जा, हाइड्रा बेटा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है हाइड्रा, ठीक है, इस तरह से हाइड्रा होता है, ठीक है। तो हाइड्रा में भी हमें बडिंग देखने को मिलता है। क्या होता है? मान लो यहाँ पे एक छोटा सा बड डेवलप हुआ पहले, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर इसमें भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे और एक कुछ टाइम बाद यहां से डिटैच हो जाएगा, ठीक है, और एक दूसरा हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। तो बडिंग के 2 एग्जांपल्स हो गए। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बडिंग देखने को मिलता है, तो एग्जांपल होगा ईस्ट, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट किस किंगडम में आ रहा है? किंगडम फंजाई में, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें बडिंग देखने को मिल रहा है, तो उसका एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। क्या है बेटा? हाइड्रा। हाइड्रा कौन से किंगडम में आ रहा है? किंगडम एनिमैलिया में, ठीक है, एनिमल में आ रहा है, किंगडम एनिमैलिया में। कौन सा फाइलम है? फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। किसका पार्ट है ये? फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। अब देखो इसके बाद बेटा एक कंसेप्ट है, ठीक है, इसके बाद एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं जेम्यूल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? जेम्यूल्स, ठीक है। देखो ये सब नाम याद करना है, ठीक है, नाम ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? जेम्यूल्स, ठीक है। अब जेम्यूल्स जो मिलता है स्पॉन्ज से मिलता है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज मतलब कौन सा फाइलम? फाइलम पॉरीफेरा। कौन सा फाइलम बेटा? फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्ज है, एक मिनट, अब ये जो स्पॉन्ज है बेटा, ये कौन सा स्पॉन्ज है? ठीक है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। कौन सा स्पॉन्ज है ये? जेम्यूल्स जो है वो स्पॉन्ज से मिलता है। स्पॉन्ज कौन से फाइलम में आता है? पॉरीफेरा, ठीक है। अब पॉरीफेरा जो फाइलम है किंगडम एनिमैलिया का, पॉरीफेरा जो फाइलम है वो कहां पे मिलता है? ये एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक मतलब पानी में मिलेगा, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, पानी में मिलेगा। अब वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मराइन वाटर भी हो सकता है। अच्छा, एक सेकेंड, लास्ट क्लास में किसी एक बच्चे को मुझे याद है फ्रेश वाटर में और मराइन वाटर में उसका कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ था, ठीक है। उसको नहीं समझ में आया था कि फ्रेश वाटर, पॉन्ड का पानी, नाली का पानी फ्रेश वाटर कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो बेटा, कुछ चीजें होती है जो डेफिनेशन वाइज होती है, ठीक है। कैसे होती है? डेफिनेशन वाइज।
कि जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि प्लस को प्लस ही क्यों लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, उसको निगेटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाम ही दिया गया है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको तो पॉजिटिव बोला ही गया है, निगेटिव चार्ज को निगेटिव बोला ही गया है। ऐसा नहीं है कि वो प्लस है तो ज्यादा है, वो माइनस है तो कम है। नाम दिया गया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो अपोजिट काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज वाले को बोल देते कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। अरे तो कन्वेंशन है, नाम दिया गया है। वैसे ही बेटा मराइन वाटर और फ्रेश वाटर की डेफिनेशन क्या है, अगर उसके डेफिनेशन की बात करें, मराइन वाटर होगा मतलब खारा पानी, ठीक है। कैसा पानी, खारा पानी। मराइन वाटर अगर हम जब भी बोलेंगे तो सॉल्टी वाटर आएगा, ठीक है। फ्रेश वाटर जब हम बोलेंगे तो वो बस पानी ऐसा हो जिसमें नमक ना हो, मतलब जिसमें सॉल्ट ना हो, ठीक है। अब वो पानी कोई भी हो सकता है, तालाब का पानी हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, झील का पानी हो सकता है, झरने का पानी हो सकता है, नाली का पानी हो सकता है, ठीक है, नहर का पानी हो सकता है, कोई भी पानी हो सकता है। बस अगर वो खारा नहीं है तो उसको क्या बोल दोगे, फ्रेश वाटर बोल दोगे। ये बेटा डेफिनेशन है, ठीक है, ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि या तो वो मराइन वाटर होगा या तो वो फ्रेश वाटर होगा, ठीक है। वर्ड पे मत जाओ कि फ्रेश वाटर है तो मतलब ताजा पानी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, डिफाइन ही किया गया, बोला ही गया है कि इसको फ्रेश वाटर बोलोगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो जेम्यूल्स जो है ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जेम्यूल्स। किस में मिलता है, स्पॉन्ज में। और कौन से स्पॉन्ज में मिलता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में। फ्रेश वाटर वाले में मिलेगा, मराइन वालों में नहीं मिलेगा, ठीक है। जेम्यूल जो है ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में मिलता है, ठीक है। और ये है क्या, ये बस एक स्पोर है, ठीक है। एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें अंदर अंदर इसमें ढेर सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, अंदर इसमें ढेर सारी सेल्स होती हैं बेटा, ठीक है, अंदर इसमें ढेर सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। और हर ये एक सेल एक नया सेल बनाने के काबिल है, ठीक है। हर एक जो सेल है अंदर, ये जो जेम्यूल है ये एक स्पोर है, ठीक है, स्पोर है, इसकी बाहर से एक कवरिंग है, ठीक है, एक बाहर से इसकी कवरिंग है और अंदर इसमें ढेर सारी सेल्स हैं और ये हर एक सेल एक नया सेल बनाने के काबिल है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं जेम्यूल्स। और बाहर की तरफ से ऐसे कांटे लगे रहते हैं, ठीक है। इन कांटों को क्या बोलते हैं, इन कांटों को बोलते हैं स्पीक्यूल्स। क्या बोलते हैं, स्पीक्यूल्स। तो जेम्यूल क्या है बेटा, जेम्यूल एक स्पोर है, ठीक है। और इसको कांटों को बोलते हैं, इन कांटों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीक्यूल्स, ठीक है। इन कांटों को क्या बोल रहे हैं, स्पीक्यूल्स बोल रहे हैं। ये उसके प्रोटेक्शन के लिए है ताकि कोई और ऑर्गेनिज्म इसको खा ना जाए, ठीक है। तो जेम्यूल क्या है, एक स्पोर है, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पोर है, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पोर है स्पॉन्ज का, ठीक है। स्पॉन्ज कौन सा फाइलम में आता है, पॉलीफेरा। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एक स्पोर है जेम्यूल्स, ठीक है। अंदर सेल्स होती हैं, बाहर से कवरिंग होती है स्पोर की और बाहर की तरफ कांटों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन कांटों को क्या बोलते हैं, स्पीक्यूल बोलते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप अभी तक तुम लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है बेटा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखो, ठीक है, आप देखो एनिमल्स में और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में बेटा और सॉरी एनिमल्स में बेटा, ठीक है, एनिमल्स में और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में। सिंपल ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, मतलब लोअर ऑर्गेनिजम्स जिनका सिंपल बॉडी डिजाइन है, ठीक है, या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। जो हम लोग टर्म यूज करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में बेटा, प्लांट्स में अगर कोई प्लांट है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसको वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं यूज करते। वहां पे हम जो टर्म यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
ठीक है, मतलब कि अगर प्लांट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या टर्म है बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आई एम सॉरी, देखो सर्दी हो गई है यार, सर्दी हो गई। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के लिए टर्म यूज किया गया है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में। अरे ये तो नाम की बात है, ठीक है। अब जैसे जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कहां से स्टार्ट होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। किंगडम, फाइलम, लेकिन किसके लिए यूज होता है? फाइलम एनिमल्स के लिए। प्लांट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लांट्स में यूज करते हैं डिवीजन, ठीक है। जैसे डिवीजन एल्गी होता है, ठीक है। प्लांट्स में हम लोग फाइलम टर्म नहीं यूज करते, ठीक है। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो प्लांट्स में हम लोग डिवीजन इस्तेमाल करते हैं वर्ड, ठीक। और एनिमल्स में क्या यूज करते हैं? फाइलम। वैसे ही एनिमल्स में और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो टर्म यूज कर रहे हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और प्लांट्स में जो टर्म यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में और एनिमल्स में हमने बात कर लिया, प्लांट्स में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या आता है? रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ठीक है, ऑफसेट और बल्ब। रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, प्लांट्स में जिनकी वजह से क्या हो रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में। क्या क्या है? रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर? जैसे जूस्पोर एक स्ट्रक्चर हुआ, बडिंग हो रहा है, बड एक स्ट्रक्चर हुआ, जेम्यूल्स स्पोर है एक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। वैसे ही प्लांट्स में क्या क्या टर्म्स हैं? प्लांट्स में अलग अलग चीजें हैं, रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट्स में। और इन सब को पता है क्या बोलते हैं? इन सब को बोलते हैं बेटा, इन सब को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इन सबको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स लिखा होगा कि लास्ट वाला पोर्शन, हाँ ठीक है। इन सबको बेटा क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। इन सबको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। कौन कौन से? रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इन सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। प्लांट्स में ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के मेथड्स हैं, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, अब देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भरो। रनर किस में मिलता है? राइजोम किसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है? ट्यूबर या आइज किसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है? बल्बिल किसका है? लीफ बड्स किसका है? ऑफसेट किसका है? बल्ब किसका है? ठीक है, मैं नंबरिंग दे देता हूं, ठीक है। रनर, राइजोम, ट्यूबर, बल्बिल, लीफ बड्स, ऑफसेट और बल्ब। तो बेटा ये 7 हैं, ठीक है। जैसे 1 रनर किस में मिलता है? किसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है? 1 लिखो, आंसर लिखो, 2 आंसर, 3 आंसर, 4 5 6 7। देखो लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है, लेकिन जब भी लेक्चर चलता है तो मैं वहां पे रहता हूं, ठीक है। पूरे टाइम में लेक्चर देखता हूं, किसी का कोई भी डाउट आता है बेटा तो मैं वहां पे रहता हूं दोनों के डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर लिखो कमेंट्स में, ठीक है, और मैं देखूंगा उसको, ठीक है। बाद में मैं जब ये लेक्चर लाइव जाएगा, ठीक है, तब मैं देखूंगा तो इसका आंसर करो। 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। देखते हैं सातों का आंसर कौन सही करता है, ठीक है। मैं तुम लोग को 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। सबके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स लिखे हुए हैं, कौन से प्लांट में ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, वो सारे बेटा यहां पे लिख दो, ठीक है। लिख दो, तुरंत लिखो कमेंट्स में, ठीक है। इनफ टाइम दूंगा, ऐसा नहीं होगा कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं था, सर आप रुके नहीं, रिकॉर्डेड था तो सर आपको पता ही नहीं चला कितना टाइम रुकना चाहिए, ठीक है। मैं रुका हुआ हूं, ठीक है, आराम से मैं रुका हुआ हूं, ठीक है। आराम से आंसर करो, देखते हैं कौन सही आंसर करता है। अगर सही आंसर कर देते हो इसका मतलब बेटा तैयारी सही चल रही है,
ठीक है, नहीं आंसर सही करते हो तो समझो और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, देखो जैसे लेक्चर तुम्हारे होने वाले होते तो तुम्हें पहले से पता होता ना कि बायोलॉजी के लेक्चर होगा, थोड़ा सा किताब पलट के आओगे तो चीजें तुम्हारे लिए इजी होंगी। ठीक है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर 11th-12th में बायोलॉजी पढ़े होगे, ठीक है, अगर कोई 12th का बच्चा है तो मान लो, मैं मान सकता हूँ कि उसे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर ड्रॉप कर रहे हो तो इतना बेसिक बेटा, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। एंड आई होप मेरे स्टूडेंट्स हो तो इतना पता कर लोगे। ठीक है, देखता हूं कि किसका आंसर सही होगा, लाइव क्लास में देखूंगा। चलो कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा बेटा। ठीक है, जल्दी बताओ, इतना टाइम काफी है कि और टाइम चाहिए तुम लोगों को? रियल टाइम होता तो मैं देख पाऊँ कितना आंसर आया कितना आंसर नहीं आया, थोड़ा सा एक्साइटेड हूं मैं भी। ठीक है, चलो देखते हैं। रनर, राइजोम, ट्यूबर, बल्बिल, लीफ बड्स, ऑफसेट, बल्ब। ठीक है, ये सब बेटा किस एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, किसके एग्जांपल्स हैं? ठीक है, चलो अब मैं पेन उठाता हूं, मैं दोनों का आंसर करता हूं। ठीक है, देखो बेटा, रनर जो है किसमें मिलता है? रनर मिलता है डूब ग्रास में, या इसको क्या बोलते हैं? साइनाडॉन। इसी को बोलते हैं बेटा साइनाडॉन। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ था तुम्हारे लिए, इसके बाद वाले सारे इजी हैं। ये अगर नहीं बता पाओ तो कोई बात नहीं। राइजोम किसमें मिलता है? ठीक है, राइजोम किसमें मिलता है? जिंजर में। राइजोम किसमें मिलता है? जिंजर में। कुछ बच्चों ने बनाना बोला होगा तो वो भी सही है, कुछ बच्चों ने अगर बनाना बोला है तो वो भी सही है। ट्यूबर, आइज, बहुत सिंपल, किसमें मिलता है? पोटैटो में। ठीक है, आलू में। बल्बिल किसमें मिलता है? अगेव में। अगेव एक प्लांट है। लीफ बड किसमें मिलता है बेटा? लीफ बड्स ब्रायोफिलम में। लीफ बड्स मिलता है ब्रायोफिलम में। ऑफसेट, ऑफसेट किसमें मिलता है? ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑफसेट मिलता है, ऑफसेट ऑफ वाटर हैकिंथ किसमें मिलता है? वाटर हैकिंथ, HYACINTH। ठीक है, बल्ब किसमें मिलता है? बल्ब किसमें मिलता है? अनियन में। और किसमें? गार्लिक में, मतलब प्याज और लहसुन में। ठीक है, अब देखो बेटा, ये सारे एग्जांपल्स हैं। रनर के लिए डूब ग्रास हो गया, साइनाडॉन हो गया। राइजोम के लिए जिंजर और बनाना है, बनाना एंड जिंजर। ट्यूबर के लिए पोटैटो, बल्बिल, अगेव, लीफ बड्स, ब्रायोफिलम, ऑफसेट, वाटर हाइकिन, बल्ब, अनियन और गार्लिक। कितने लोगों का सही था? ठीक है, 7 में से अगर 6 सही है, 5 भी सही है, चलो चलो 7 में से बेटा अगर 5 भी सही की हो ना तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा पढ़ रहे हो, और मेहनत करो। ठीक है, और ये चैप्टर जब खत्म होगा तो जब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो क्विज भी लेके आऊंगा इस चैप्टर पे। ठीक है, इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, यही यही सारी चीजें तुम्हें याद करनी है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, यहीं से बेटा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब बस खत्म होने वाला है, 2-3 टॉपिक और हैं। ठीक है, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका है, क्या है? क्या है बेटा? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अब देखो फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है? ठीक है, फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल, ठीक है बेटा, फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल तुम्हारी बुक में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? हाइड्रा। क्या दिया हुआ है? फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल तुम्हारी बुक में जो दिया हुआ है बेटा वो हाइड्रा दिया हुआ है। इसके अलावा देखो फ्रैगमेंटेशन और कहां देखने को मिलता है? स्टारफिश में। और कहां पे देखने को मिलता है बेटा? स्पायरोगायरा में। ठीक है, जैसे स्टारफिश है ये, मान लो थोड़ा ढंग से अगर बनाना चाहूं, मान लेते हैं ये स्टारफिश है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। ठीक है, तो स्टारफिश में बेटा क्या होगा कि अगर मान लो इतना पोर्शन इसका कट जाता है, ठीक है, इतना पोर्शन इसका कट जाता है तो वो वापस से रीजनरेट कर जाएगा। ठीक है,
और पता है क्या होगा, सिर्फ यही नहीं रीजनरेट करेगा, ठीक है। मान लो इतना पोर्शन कट जाता है तो इतना अलग हो जाएगा और स्टारफिश ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये दो पोर्शन हो गए अलग अलग। अब बेटा पता है ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो टूटा हुआ पोर्शन है, ठीक है, ये भी नया स्टारफिश बना लेगा पूरा का पूरा, और ये तो बना ही लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, मान लो कोई पार्ट बॉडी से टूट गया, ठीक है। देखो तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर बडिंग में और फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बडिंग में और फ्रैगमेंटेशन में अंतर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनो। देखो फ्रैगमेंटेशन बेटा तब होता है जब कोई इंजरी होती है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, जब कोई इंजरी होती है, ठीक है। कि ये जो स्टारफिश है ये जानबूझकर अपना हाथ काट के नहीं फेंक दिया है, ठीक है, ये तो इसकी बॉडी का पार्ट है ना, ठीक है। बडिंग में क्या हो रहा था, बडिंग में क्या हो रहा था कि मान लो ये है तो यहाँ अलग से एक बड डेवलप हो रहा था, ये इसकी बॉडी का पार्ट स्टार्टिंग में नहीं था, ये बाद में आया, ठीक है। इस बड के बिना भी इस ऑर्गेनिज्म का काम चल रहा था। जैसे अगर हाइड्रा की बात करो, ठीक है, हाइड्रा की बात करो तो हाइड्रा में बडिंग में मिलता है और फ्रैगमेंटेशन में मिलता है, तो इसलिए देखो तुम लोग अंतर पूछते हो क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि बडिंग और फ्रैगमेंटेशन में अंतर क्या है, तो देखो ध्यान से सुनो बेटा। ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे इसकी बॉडी कंप्लीट है, ठीक है, ये अपना सारा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बड डेवलप होगा, ठीक है। अब ये बड धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर बॉडी से टूट के अलग होकर नया हाइड्रा बना लिया, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये बडिंग होगा। लेकिन बेटा अगर फ्रैगमेंटेशन की बात करेंगे तो उसमें मान लो इतना पार्ट कट गया इसकी बॉडी से, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से, ठीक है, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई जानवर इस पर अटैक कर गया, ठीक है, इतना पोर्शन इसका खा गया, ठीक है, तब ये पार्ट ये दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोल रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन। या मान लो हाइड्रा कई पीस में कट गया, ठीक है, हाइड्रा कई पीस में कट गया किसी वजह से, ठीक है, तो हर एक पार्ट नया हाइड्रा बना लेगा। तो ये जो चीज है बेटा ये है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, ये जो चीज है ये है फ्रैगमेंटेशन। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में तो एक बड अलग से डेवलप होता है और फिर वो बड आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है और फिर टूट के अलग हो जाता है। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इस क्लास में ये चीज, इसके क्लास देखो, इस क्लास में एक ये चीज, एक ये चीज, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन समझ में आ गया। अब ये देखो, ये देखो ये चीज क्या है, टेरर ऑफ बंगाल या वाटर हैकिंथ, ठीक है। देखो बेटा ये इस प्लांट का नाम है, ठीक है, इस एक प्लांट होता है उसका नाम है वाटर हैकिंथ या टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। हुआ क्या था कि ये जो प्लांट है ये इंडिजीनियस नहीं है। इंडिजीनियस का मतलब समझते हो, देसी नहीं है, विदेशी है, ठीक है, देसी नहीं है, ये इंडिजीनियस नहीं है, इंडिया में नहीं होता था, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल या वाटर हैकिंग जो है ये इंडिया का पौधा नहीं है, ठीक है। अब इसके जो पत्ते थे, ठीक है, और इसका जो फूल था, ठीक है, इसके पत्ते जो थे और फूल जो था, ठीक है, वो देखने में बहुत सुंदर लगता था, ठीक है, कुछ इस तरह से होता था, इस तरह से तो नहीं होता था, ठीक है, कुछ इस तरह से ये प्लांट होता है, ऐसे इसकी लंबी लंबी ऐसी पत्तियां होती हैं, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो देखने में बहुत सुंदर लगता था, ठीक है। फूल होते थे इसके, ठीक है, सुंदर सुंदर फूल होते थे। तो ये जो टेरर ऑफ बंगाल है ये इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं वाटर हैकिंथ, ठीक है, वाटर हैकिंथ या टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बेटा ये जो प्लांट है, ठीक है, ये देखने में बहुत सुंदर था, इसी वजह से इसको इंडिया में लाया गया। कब, 1960 के दशक में, ठीक है, उसके पहले तक इस प्लांट का इंडिया में नामो निशान नहीं था, ठीक है। अब ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और इसका तरीका क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, ऑफसेट है, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट की मदद से जो टेरर ऑफ बंगाल या वाटर हैकिंग का प्लांट है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और किस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, यहाँ नीचे से एक शूट डेवलप करता है, ये आगे जाता है, ठीक है, और ये देखो पानी में मिलता है, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है, ठीक है। अब ये देखो ये इसका पौधा है, एक इसका ऐसे स्टेम ऐसे ग्रो करता है, ठीक है, और फिर यहाँ से फिर दूसरा प्लांट डेवलप कर जाता है, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, ठीक है, पांचवा, ऐसे करके ये बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। जो टेरर ऑफ बंगाल है ये ऑफसेट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। और इसका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है,
एक्वेटिक मतलब पानी मिलेगा, वो भी कौन सा है, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है। मतलब जितने तालाब है, नहर है, नालियां हैं, उनमें ये बहुत तेजी से ग्रो करने लगा, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। और क्या करता है, जो तालाब का पूरा सरफेस है ना, पूरा उसको कवर कर लेता है, ठीक है। तुम लोगों ने थोड़ा अपने गांव के साइड जब थोड़ा जाओगे, ठीक है, मेन सिटी में तो नहीं बेटा, ठीक है, जो लोग गांव में रहते हैं वो इसको जानते हैं, ठीक है, जलकुंभी जिसको बोलते हैं, अरे सॉरी जलकुंभी बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में इसको कुछ और बोलते हैं बेटा, ठीक है। देखो हर जगह रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पूरा तालाब कवर कर लेगा, ठीक है, कोई छोटा सा मान लो पोखरा ओखरा है ना, पूरा उसको कवर कर लेगा, और इसके अलावा वहां पे कोई और प्लांट बचेगा ही नहीं, कोई और ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं। और क्योंकि पूरा सरफेस कवर कर लेता है, तो मान लो जो अंडर वाटर में जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। जो मछलियां हैं, ठीक है, मान लो अगर उन पौधों को खा रही थी, तो वो जब पौधे खत्म हो जाएंगे तो तालाब से अपने आप मछलियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है, मछलियां मर के वहां पे सड़ने लगती हैं, वो पूरा का पूरा जो तालाब है ना, वो पूरा सड़ने लगता है इसकी वजह से, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, वीड है ये, ठीक है, वीड है, इन्वेसिव वीड है, ठीक है। और इसकी वजह से बंगाल के लोग बहुत दुखी हैं, ठीक है। अब बंगाल नहीं, अब तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलने लगा है, हर जगह पे मिलने लगा है आपके टाइम में, ठीक है। नाम इसका वही है, टेरर ऑफ बंगाल या वाटर हाइकिन। इसके बारे में जान क्यों रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तरीका क्या है, ऑफसेट, ठीक है बेटा, ऑफसेट से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ठीक है, इतना ऑफसेट की कहानी खत्म, वाटर हाइकिंग की कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो एक कंसेप्ट आ रहा है, ध्यान से सुनना। नोट्स के बारे में सुना है कभी, नोट्स के बारे में सुना है? देखो बेटा, नोट्स होता क्या है, ठीक है, ये ऐसी जगह होती है जहां पे जो सेल्स होती हैं, ठीक है। नोट्स मिलता किसमें है, पहली बात तो प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है, कहां पे मिलता है, प्लांट्स, ठीक है। और ऐसी जगह पे होता है नोट्स, या ऐसी जगहों को हम नोट्स बोलते हैं जहां पे बेटा सेल डिवीजन करके नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी होती है, ऐसी जगहों को हम बोलते हैं नोट्स, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी होती है, कैसी सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। और बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल्स हमेशा अपनी पूरी जिंदगी डिवाइड करती रहेगी, मतलब एक सेल से आगे 2 सेल, फिर 2 से 4 सेल, ठीक है, 4 से 8 सेल, मतलब ये डिवाइड करते रहती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो अपनी पूरी जिंदगी डिवाइड करती हैं, मतलब पूरी जिंदगी मेहनत करते रहती हैं, ठीक है। और यही है कि यही रीजन है कि ये सेल नए प्लांट्स को जन्म देती है, नए एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को जन्म देती है, ठीक है। और ये जहां पे मिलती है जिस जगह पे, उनको क्या बोल रहे हैं, नोड्स, ठीक है। ये एरिया ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो बेटा जो भी तुमने अब तक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स पढ़े, जितने भी वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, ठीक है, आईज ऑफ पोटैटो, ठीक है, जैसे मान लो ये आलू है, ठीक है, जैसे मान लो ये आलू है, ठीक है, आलू में ऐसे ऐसे यहाँ पे आईज ऐसे निकले रहते हैं सफेद सफेद कलर के, ठीक है, हल्का येलो कलर का, ठीक है। यहाँ पे इसको निकाल के जमीन में जब गाड़ देंगे तो नया पौधा निकल जाएगा आलू का, ठीक है। तो ये क्या है, आईज ऑफ पोटैटो, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, ट्यूबर हो, ठीक है, ट्यूबर ऑफ पोटैटो कहो, आईज ऑफ पोटैटो कहो, राइजोम ऑफ जिंजर कहो, ठीक है, राइजोम ऑफ बनाना कहो, ठीक है। ऑफसेट जो है, ठीक है, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइकिन या ब्रायोफिल्म के बारे में जानते हो, ठीक है। एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं ब्रायोफिल्म, उसकी मान लो ये पत्ती है, ठीक है, तो पत्ती का जो कॉर्नर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। यहाँ से बेटा ना ऐसे छोटे छोटे पौधे ऐसे निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे ग्रो करते हैं। और इनको जब निकाल के तुम जमीन में गाड़ दोगे तो फिर ये नया पौधा बना लेते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, लीफ बड्स, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा लीफ बड्स, ठीक है, ये होते हैं लीफ बड्स, ठीक है। तो ये जो लीफ बड्स है ब्रायोफिल्म के, ठीक है, चाहे आईज ऑफ पोटैटो है, राइजोम ऑफ जिंजर है, ठीक है, और क्या है, बल्ब ऑफ अनियन है। तो बेटा ये सब जहां से निकल रहे हैं ना, ये सब जहां से निकल रहे हैं, इन सब स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नोड्स। ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं नोड्स, ठीक है। नोड्स में कौन सी सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, टोटिपोटेंट सेल्स हैं, और ये सेल्स कैपेसिटी रखती हैं कि ये पूरी जिंदगी डिवाइड करें, ठीक है बेटा, समझ में आया, ठीक है। तो नोड्स के बारे में समझ लिया। अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या पढ़ना है, अब देखो बेटा पढ़ना है
कि देखो मैंने तुम्हें बताया कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में क्या मिलेगा, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बोलोगे सर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो लिखा हुआ है। ठीक है बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। ठीक है देखो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादातर टाइम क्या होगा बेटा, ज्यादातर टाइम पे क्या होता है कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स जितने हैं ना उनका रिप्रोडक्शन करने का क्या तरीका है, सारे के सारे जितने सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तब करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेंगे बेटा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आता है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस रहेगा तो जितने भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट कर जाएंगे। ये सेक्सुअल का प्राइमरी है जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। इसका रीजन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करने लगते हैं? पहला लेक्चर याद रखो, पहले दिन के स्टार्टिंग के जो 10 मिनट में बताया ना वो सारी चीजें यहाँ पे कंटिन्यूअस चलेंगी। उसके बाद जब बेटा इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी इस चैप्टर में जो बताया हूं ये कंसेप्ट आएगा। सेल डिवीजन जब पढ़ाऊंगा तो वहां भी कंसेप्ट आएगा। ठीक है क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया है दो चीजें हैं। देखो ये दो चीजें जो भूल गया वो रिप्रोडक्शन में हमेशा गलती करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बेटा, दो चीजें हैं। एक क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या बेटा कि दूसरा क्या है कि रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है एक क्या है कि गैमीट का फॉर्मेशन सॉरी एक क्या बेटा कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा क्या है कि रिकॉम्बिनेशन होता है। और जब भी बेटा रिकॉम्बिनेशन होगा तो याद रखना, जब भी बेटा रिकॉम्बिनेशन होगा तो हमेशा याद रखना कि जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा तो नया जीन कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है और जब तुम्हें अनफेवरेबल कंडीशन में रिड्यूस करना है तो तुम चाहोगे कि कोई ना कोई वेरिएशन आए। ठीक है कोई ना कोई वेरिएशन आए। ठीक है ताकि तो हो सकता है कि वो जो वेरिएशन है कोई बदलाव जो आएगा, जैसे मान लो मैं पहला था, जैसे मान लो मैं जाता था। ठीक है मान लो मेरे को कोई एग्जाम देना है। ठीक है तो मैं अपने अंदर क्या बदलाव चाहूंगा कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा जैसे। ठीक है फोन कम चलाऊं। ठीक है टीचर सारी बातें बोल रहे हैं उनको मैं ध्यान से सुनूं। ठीक है ये सारी चीजें करूं। तो ये तभी आएगा ना जब मेरे अंदर कोई बदलाव मैं लाने का सोचूंगा। ठीक है अगर मतलब मैं कोई कोशिश नहीं करूंगा तो मेरे अंदर कोई बदलाव ही नहीं आएगा। मैं जैसा था, जैसा फोन चला रहा था, ठीक है पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं वैसा ही रह जाऊंगा और एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो कोई भी सिंपल ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वेरिएशन आएगा। ठीक है कोई फर्क आएगा, पहले जैसा था वो वैसा नहीं रहेगा उसका प्रोजेनी, उसके जो नए सेल्स बने उनमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। हो सकता है कि वो चेंज उसको उस अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करे। और यही जो है बेटा, यही जो चीज है, ये इवोल्यूशन चैप्टर का पूरा बेसिस यही है। ठीक है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वेरिएशन आएगा। अगर वो वेरिएशन यूजफुल है, काम का है, तो वो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने का मदद करेगा। काम का नहीं है तो वो तो वैसे भी खत्म हो ही रहा था। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता तो वैसे भी अनफेवरेबल कंडीशन में उसको मरना ही था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो उसने एक चांस लिया, वेरिएशन लाने की कोशिश की। वेरिएशन अगर आ जाता है, यूजफुल होता है, तो हो सकता है वो सरवाइव कर जाए। नहीं आता तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए सिंपल ऑर्गेनिजम्स की चालाकी देखो क्या कर रहे हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि वेरिएशन आए, और ये जो वेरिएशन है ये इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में मदद करे। ठीक है देखो बेटा एक आखिरी चीज बताता हूं फिर चैप्टर कंक्लूड करता हूं, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। ठीक है देखो प्लांट्स में बेटा क्या होता है, प्लांट की जब हम बात करें, ठीक है किसी भी प्लांट की बात करो, ठीक है कोई भी प्लांट की अगर बात करो, ठीक है मतलब कि स्मॉल प्लांट हो, ठीक है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाला, चाहे लार्ज प्लांट हो। ठीक है तो प्लांट्स में बेटा तुम देखोगे कि एसेक्सुअल और
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलेगा। जितने भी हायर प्लांट पे जाओ, सबसे मोस्ट एडवांस्ड प्लांट कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स है सबसे एडवांस प्लांट। उनमें भी बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे रोज का एग्जांपल ले लो, रोज, ठीक है, गुलाब, ठीक है, दिए होंगे फरवरी में किसी को, ठीक है, मार्च आ गया, तो बेटा जो गुलाब है, ठीक है, वो एंजियोस्पर्म का एक प्लांट है, ठीक है। और क्या है, मोस्ट एडवांस प्लांट भी है, कॉम्प्लेक्स प्लांट भी है, लेकिन उसमें स्टेम कटिंग होती है। मान लो उसको स्टेम को ऐसे काट दिए, थोड़ा सा ओब्लिकली काट के ऐसे जमीन में लगा दो तो नया प्लांट लग जाता है। उसके अलावा जो रोज का प्लांट है पॉलिनेशन भी करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। तो प्लांट्स में क्या होता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलता है, ठीक है, दोनों मिलता है। लेकिन एनिमल्स की जब बात करोगे तो सिंपल एनिमल्स में, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, सिंपल एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मिलेगा। लेकिन जब हायर एनिमल्स में जाओगे, जैसे ह्यूमंस में, डॉग्स में, कैट्स में, मैमल्स में, सीधी सीधी बात, प्राइमेट्स में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे तो बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, जैसे पॉरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, ये सब में। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आते जाओगे, ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होते जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलेगा, ठीक है। तो बेटा यहां पे इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, ठीक है, यहां पे इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, ठीक। देखो ध्यान देने वाली चीज बेटा तुम्हारे लिए क्या क्या है, ठीक है, ध्यान देने वाली चीज इस चैप्टर से ये है, ठीक है, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है और किस में मिलते हैं ये याद होना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग में अंतर बता दिया, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में अंतर बता दिया, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है बेटा उसके बाद तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स के बारे में बताया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आया तुम्हारे नीट के एग्जाम में 2016 में, ठीक है। तो तुम्हारे सीयू सेट का पेपर हो चाहे बीएचयू का पेपर हो, यहां से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनटीए पेपर बना रहा है, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो बेटा यहां पे इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। आई होप कि मजा आया होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जल्दी से उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस में भी आएंगे, बट जितना पढ़ाया जा रहा है बेटा उसको अच्छे से पढ़ो। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते रहो, ठीक है, अपनी तैयारी जम के करते रहो। चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अगला लेक्चर जो होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का तीसरा लेक्चर, उसमें इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे और फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इस डर में नहीं रहना है कि सर सिलेबस कैसे खत्म होगा, ठीक है। एक दिन में मैं 2-2 घंटे की क्लासेस लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो रोज लूंगा क्लासेस, ठीक है। अभी थोड़ा सा बस मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते तक ये प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, ठीक है, क्योंकि डरना नहीं है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, ठीक है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, सारे मेंटर्स तुम्हारे साथ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बेटा, तुम भी कोशिश करो, ठीक है। फैन बंद करके पूरा पढ़ाते पढ़ाते लगातार पसीना हो गया, तबियत भी नहीं ठीक है, लेकिन मैं क्लास लेने आ रहा हूं, ठीक है। मैं भी बोल सकता हूं कि अभी मैं रिकॉर्डेड क्लास नहीं ले पा रहा हूं, अगले वीक से लूंगा, क्योंकि बीच में क्लासेस काफी डिस्टर्ब थी, ठीक है। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये कंटिन्यू होता रहे, ठीक है। मैं भी थोड़ा क्लास लेने आ रहा हूं, आप लोग भी पढ़ाई करो कायदे से, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। आई विल बी देयर, ठीक है। लेक्चर जब चलेगा तो मैं रहूंगा कंटिन्यूअसली, परेशान नहीं होना है, ठीक। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।